शेयर्स, मतलब मैं मैपल लीफ बाय करता हूँ, या ओजीडीसी भी आपने मेंशन किया, मैंने तब लिए थे फिर बेचे। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने ये शेयर लिए और उसके बाद मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया और मैं भूल गया, तो हाउ लॉन्ग ये कहाँ पे पड़े हुए होंगे? और ईरान भी मना कर रहा है कि डायरेक्ट उनकी टॉक नहीं होगी, हो सकता है इसी तरह कंटिन्यू रहे। तो फिर उस सूरत में मार्केट पॉजिटिव में जाएगी या फिर नेगेटिव। आईपीओज आ रहे हैं, क्या मुझे उन आईपीओज में जरूर आना चाहिए? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? तो मैंने ना उन्हें एवरेज करते करते बहुत ज्यादा एवरेज कर बैठा था, ठीक है। तो अब उसमें से अभी फौरी तौर पे निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए कि वो ऊपर आ जाए? साल के 17 लाइव जूम सेशंस, स्विंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स और एक्सपर्ट ट्रेडिंग डेस्क आपको मिलेगी स्विंग विद सुहेल में। आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है 0336 244 4466 पर। सर, मेरा जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि इक्विटी फंड में तो चले हमें एग्जैक्टली पता होता कि इस जगह पे मेरा नेव है, तो जब मैं निकलूंगा तो ये होगा। स्टॉक मार्केट में ये एक तो अनसर्टेनिटी है, दूसरा ये है कि आप सारे जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं या जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है वो सबको कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब सुनते हैं, फॉलो करते हैं अपने स्टॉक को। जब आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे एग्जिट लेना है, तो उस टाइम पे कौन खरीद रहा है? क्योंकि ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स तो नहीं होंगी, या ये लोग खुद से डिसीजन लेते हैं? एक तो ये मेरा सवाल है। मार्केट से रिलेटेड सवाल है। अभी जब पैनिक हुआ था, अच्छा अगर आपको देखना हो कि कौन बेच रहा है या किसने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि आप लोग एक्सेप्ट कर लें, तो उसके अगेंस्ट किसी ने खरीदा। अगर आपको देखना हो तो उसके लिए एक डेटा होता है जो फिप्पी लिप्पी फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एंड देन लोकल का पोर्टफोलियो होता है। आपको पता चलता है कि एक्सचेंज ऑफ हैंड कहाँ पर हुआ। अच्छा अगर हम बता रहे हैं कि आप एग्जिट कर लें, तो हम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हमने स्विंग करवानी थी और हमने एक लेवल डिटरमिन किया था कि अगर एक सर्टेन लेवल को 169 की मिसाल ले लेते हैं कि तोड़ती है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से आपने निकल जाना है, क्योंकि अब हमें लगता है कि हमें शायद लेवल वापस 165 का मिले और हम यहाँ से मार्केट में चीजें वापस खरीद सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई 169 पे खरीद रहा है तो उसकी भी स्ट्रैटेजी यही है। हो सकता है उसके हिसाब से 169 से डाउन द रोड उसे एक्यूमुलेट करना हो, जमा करना हो। क्योंकि आपने इस पैनिक में देखा था कि इंडिविजुअल्स ने इतना नहीं बेचा था जितना म्यूचुअल फंड्स ने बेचा था। तो इंडिविजुअल्स ने क्यों खरीदा? अब इंडिविजुअल्स ने इसलिए खरीदा कि उनको लग रहा था कि उनके हिसाब से कंपनीज डिस्काउंटेड है, और उन्होंने उन चीजों को बाय किया और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, मतलब अब तो आपने देखा जब मार्केट के लो से अगर आप देखें अभी जो रिसेंट वॉर में लगा है, वहां से तो मार्केट ने पॉइंट्स ऐड कर दिए, डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई से लो है। बट फिर भी अगर आप नीचे से गेज करते हैं 145 के लेवल से 150 के लेवल से करते हैं, तब भी मार्केट ने अपने 20-25 हजार पॉइंट ऐड कर दिए। तो तब आप ये देखते हैं कि जो चीज उस वक्त मुझे लग रही है कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, वो किसी और को अट्रैक्टिव लग रही है। मिसाल के तौर पे अभी आप बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स देखेंगे, जो इंस्टीट्यूशन मनी है उसको लगता है कि अभी भी मार्केट में वैल्यूएशंस मौजूद हैं। बट कुछ इंडिविजुअल्स को शायद लगता है कि मार्केट में अब उतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नहीं है जितनी आज से 1 साल पहले थी। तो ये एक्सचेंज ऑफ हैंड तो मार्केट में चलता रहता है। 2.5 लाख पे भी किसी को मार्केट अट्रैक्टिव लग रही होगी और किसी को नहीं लग रही होगी, और एक्सचेंज ऑफ हैंड इसी तरह प्राइस डिस्कवरी होती है। तो अगर हम आपको एग्जिट करवा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई और XYZ कंपनी हो सकती है, हो सकता है उनके लेवल्स और उनकी स्टडीज टोटली डिफरेंट हो जिस तरह हम कराते हैं। हो सकता है वो बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे हो या बिल्कुल ही स्कैल्प कर रहे हो। क्योंकि अगर आप देखें इंट्राडे में भी तो आपको एक लेवल मिलता है ना, लो और हाई तो मिलता है। तो हो सकता है वो अपने स्टडी के हिसाब से करा रहे हो। तो हर कंपनी हर टीम अपने हिसाब से स्टडी कर रही होती है कि उनके लिए क्या एक सर्टेन लेवल है जहां से उन्होंने एग्जिट करना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ओजीडीसी को देख रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस मेरा डिफरेंट होगा। और हफ्सा अगर देख रही होंगी और हफ्सा 1 आवर पे देख रही है, तो उनके लिए टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी। तो ये एक्सचेंज ऑफ रेट चलता रहता है। तो अगर हम आपको बताएंगे तो हम इससे बताएंगे कि हमारे लिए फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग स्ट्रैटेजी होगी वो कुछ और होगी, कि आपको फिर बाय कब कराना है, कि आपका कैश खुला हो। कि हमारे पास मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं कि मैं अक्सर ये लोगों से जब बात करता हूँ, मुझे पता है कि 25 साल 20 साल की इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता। आपको भी पता है, सबको प्राइस डिस्कवरी चाहिए। तो हमें ये होता है कि अगर हम वेट करेंगे तो पैसा स्टक हो जाएगा। तो कैश खुला करा दे, नीचे मिल जाएगा, फिर उसको ऊपर लॉस अगर थोड़ा सा हो भी जाएगा तो उसको लॉस की भी रिकवरी होगी एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड भी क्लोज करेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह एक्सचेंज ऑफ हैंड होता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब अगर मैं ले लेता हूँ शेयर्स, मतलब मैं मैपल लीफ बाय करता हूँ, या ओजीडीसी भी आपने मेंशन किया, मैंने तब लिए थे फिर बेचे। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने ये शेयर लिए और उसके बाद मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया और मैं भूल गया, तो हाउ लॉन्ग ये कहाँ पे पड़े हुए होंगे? और दूसरा ये है कि अगर मैं एक्सेस करूँ, कितने टाइम तक आप लोग साल बाद टैक्स काटते हैं या क्या करते हैं, क्या होगा इसके साथ एट द एंड कि मैं मैं बता अगर ट्रेड ना करूँ? जी, आपने शेयर्स ले लिए, एज लॉन्ग एज वो शेयर्स आपके पैसे के हैं, मतलब आपके पास पैसे थे 1,50,000 जो भी XYZ कैपिटल था, आपके अपने पैसे के, आपने उधार पे नहीं लिया हुआ, मतलब लेवरेज वगैरह कुछ आपने नहीं किया। आपने अपने पैसों के लिए आप सारी जिंदगी ना बेचें। अब वो अलग बात है कंपनी डीलिस्ट ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए वो कुछ, लेकिन एज लॉन्ग एज कंपनी है,
आपके शेयर्स आपके पास हैं, उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, आप 1 साल बाद बेचें, आप 10 साल बाद बेचें, आपके ब्रोकरेज अकाउंट में आपको जब जब आप लॉग इन करेंगे, चाहे आप मुल्क से बाहर हों, कहीं पे भी हों, आप अपनी एमएमके की ऐप पे लॉग इन करेंगे, आपको आपके शेयर्स दिख रहे होंगे, कितने शेयर्स आपने लिए थे, अभी वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितना प्रॉफिट है। आप चाहे उस वक्त बेच दें, 1 साल बाद बेचें, टैक्स आपको लगता है कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट पे। तो मिसाल के तौर पे अपनी एक चीज 100 रुपए के लिए आपने उसे 150 पे बेचा, तो वो जो 50 रुपए आपने कमाया वो आपको कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल यानी आपके पैसे पे जो गेन हुआ उस पर टैक्स कटेगा। वो गवर्नमेंट काटती है, 15% है फाइलर के लिए, फिर नॉन फाइलर के लिए 30% का स्लैब है। इस तरह, और बाकी आपका जो बाइंग एंड सेलिंग पे कमीशन होता है वो होता है। इसके अलावा कोई इस तरह की फी नहीं होती कि आपने होल्ड किया तो उस पर फी लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, मेरा सवाल है मुझसे आपके साथ कि मुफीस भाई, मैं ये आपकी वीडियोस भी काफ़ी देखता रहता हूँ, आपकी पॉडकास्ट भी मैंने बहुत बार देखी है सर फारूक साहब के साथ। तो आपने डिस्कस किया है कि जैसे इंटरेस्ट रेट अगर आपके बढ़ते हैं तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो एग्जिट एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर, अब पूरा पोर्टफोलियो खाली करते हैं, क्या करें, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। और दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या सिक्योरिटी ही रहेगी ऑल द टाइम, या कभी एक मेच्योर कंट्री, मेच्योर मार्केट की तरह स्टेबल भी रहेगी? बिल्कुल ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का एड्रेस करता हूँ। अच्छा, पहले जो आपने बोला एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर इसलिए एग्जिट करता है कि उसको अट्रैक्टिव यील्ड्स कहीं और मिल रही होती हैं। अभी हम मिसाल के तौर पे अभी शरिया और नॉन शरिया को हटा के भी अगर बात करते हैं, तो एक इन्वेस्टर है, एबीसी को इन्वेस्टर है, उसने कहा कि मुझे 10% की यील्ड स्टॉक मार्केट में मिलती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया अगर 15% पे चले जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अगर अट्रैक्टिव यील्ड 15% की इंटरेस्ट पे मिल रही है तो वो अपना पैसा मूव कर देगा, इसीलिए स्टॉक मार्केट से लिक्विडिटी निकल जाती है। तो अगर वो इन्वेस्टर है और उसको कहीं और अट्रैक्टिव ऑप्शन मिल रहे हैं, वो पैसा खींच लेता है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है। जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टर का कोई लगाव नहीं होता, कि उसको कोई प्यार नहीं करता वो मेपल लीफ से या स्टॉक मार्केट से, उसको तो अपने रिटर्न पे कैलकुलेशन करनी है, तो वो अपने पैसे को लिक्विडेट कर देता है। ट्रेडर हाउएवर महंगे इंटरेस्ट रेट पे भी काम कर रहा होता है, क्योंकि रोज मार्केट खुलती है, रोज मार्केट में एक कंपनी हाई और लो लगाती है, वो अपने टेक्निकल सेटअप को ड्रॉ करता है, उसके अंदर वो प्राइस डिस्कवरी पर हमेशा कमा भी रहा होता है, लॉस भी कर रहा होता है, उसका रेगुलर चल रहा होता है। जो लोग शेयर्स होल्ड करते हैं, फिर वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी डिविडेंड यील्ड कितनी बनेगी। अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट नीचे आती है और कंपनी से अपने डिविडेंड इंटैक्ट रखे और यील्ड कंपैरेटिवली बेहतर बन रही हो, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा रखते हैं। अगर मनी मार्केट की बेहतर बन रही है, डेट मार्केट्स की बेहतर बन रही है, पैसा मूव हो जाता है, इन्वेस्टर्स मूव कर लेते हैं। और हम लोग जैसे ये समझते हैं कि अगर मैं शरीय कंप्लाइंट काम कर रहा हूँ, तो मैं ये करूंगा कि मैं मार्केट, क्योंकि मुझे तो इस्लामिक ऑप्शंस देखने हैं, फिर मैं हो सकता है सुकूक देखूं, या मैं उन पर्टिकुलर कंपनीज में देखूं कि आपकी पर्टिकुलर कंपनीज जो है रिटर्न्स किस तरह के दे रही है। मिसाल के तौर पे एंग्रो होल्डिंग, अभी आप कह रहे हैं एंग्रो फर्टिलाइजर 2 रुपए का डिविडेंड दिया एंग्रो फर्टिलाइजर ने मिसाल के तौर पे, और उसका शेयर भी महंगा है, तो यील्ड कोई अच्छी नहीं बन रही। लेकिन फिर उन कंपनीज के अंदर रेट टूटने के बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर यील्ड किसकी बेहतर बन रही है, और फिर आप उसके अंदर अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। ये होता है। लेकिन पैसा इन्वेस्टर मूव करते हैं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, क्योंकि उनको यील्ड कहीं और अट्रैक्टिव मिल रही होती है, इसीलिए लिक्विडिटी निकल जाती है मार्केट से। ट्रेडर लेकिन अपनी प्राइस डिस्कवरी पे काम कर रहा होता है। अच्छा, मैं ना अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ मुनीर खनानी के साथ। मेरा अकाउंट बेसिकली आरएफ वीब और एकेडी के साथ था मेनली। तो इवन अभी भी मैं वहाँ चला रहा हूँ अकाउंट अपना, लेकिन यहाँ भी मैंने मूव किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे माशाल्लाह आपके मैनेजमेंट जो है ना ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब उसमें ना थोड़ी सी चीज़ें, मेरा एक क्वेश्चन जो है ना अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड था, तो मिस हफ्सा ने मुझे हेल्प आउट भी किया था उसमें। लेकिन अब मैं एक चीज़, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो मैं चाह रहा था चले अब फेस पे भी मौजूद है तो इनसे भी डिस्कस कर लूँ। जी, तो बिल्कुल। अब उसमें ये था पहले कि मैंने ना अब काफ़ी कंपनीज जो है ना पहले ली हुई हैं। ठीक है, तकरीबन आप कह लें कि अच्छी खासी उनकी वर्थ भी बनती है, मतलब कि 4-5 मिलियन की शायद मैंने ली होंगी, एक ही डी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब उसमें क्या था कि मैंने डिफरेंट कंपनीज ली हुई है जो कि इस वक्त कोई जो हिट जब हमें हुआ है, कोई 40% नीचे थी, कोई 45% नीचे थी, अभी भी गेन नहीं हुई। और उसमें गलती मेरी ये थी कि मैंने ना कंपनीज उठाते उठाते बहुत ज्यादा उठा ली थी, नंबर वन। और नंबर टू, मैंने ना उन्हें एवरेज करते करते बहुत ज्यादा एवरेज कर बैठा था। ठीक है, तो अब उसमें से अभी फौरी तौर पे निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए कि वो ऊपर आ जाए, फिर उससे निकलना चाहिए, और फिर उसको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? मतलब नॉर्मली सारे कहते हैं जी 10 से 12 कंपनीज नॉर्मली ना आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आपकी होल्डिंग 3 इयर्स प्लस है। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग वाली तो कॉल्स हमारी चलती रहती है, वो बंदा ले ले जब वो 10%, 15%, 20% जितना भी दे, तो आप उससे साइड लाइन हो सकते हैं। तो अब उनका क्या करना चाहिए? उसे अभी बेच के, मैं ये सोच रहा था वैसे कि अगर सपोज करें कोई भी एक कंपनी है, मैं उसे अभी सेल करता हूँ, तो दूसरी कंपनी जो मैं बाय करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं एफएफसी बाय कर लेता हूँ, तो वो भी ऑब्वियसली नीचे आई हुई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस वजह से होता हूँ कि यार एक कंपनी अगर 40% नीचे आई है और एफएफसी सपोज 15 या 20% नीचे है, तो मैं अगर वो सेल करके एफएफसी में मूव करता हूँ,
तो उसमें अब क्या मतलब स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इस चीज को, क्या एग्जैक्टली होना चाहिए? मैं तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ जरा। नहीं, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अच्छा, कंपनीज कौन सी हैं आपके पोर्टफोलियो में? अच्छा, कंपनीज की बड़ी एक लंबी छोटी लिस्ट थी, जिसमें जीएल भी थी, जीएचएनआई भी थी, इसके अलावा आप देखें सासगर भी थी, फिर वो सेनर्जी भी थी, फिर मतलब काफी डीजीकेसी भी थी, और फिर इनको वो आपने मैंने एवरेज किया केओएचसी है? भी ली थी, केओएचसी भी ली थी, ये सब ने एवरेज किया है। पेल भी थी, और फिर वो भी एवनसियोन मैंने पता नहीं वो 52 53 से लिया, फिर नीचे 46 पे भी लिया, फिर 40 पे भी लिया, फिर करते करते मेरी बस होगी, फिर 30 पे भी मैंने लिया, 28 पे भी लिया, वो अभी मेरी एवरेज 45 पे बन गई है। तो इस तरह ना मतलब चलो। काफी चीजें जो है ना वो आप कह लें कि, क्योंकि मैं वैसे ना तकरीबन साल हो गया मुझे मार्केट में, तो चीजें बड़ी जबरदस्त। चलो मुझे वैसे नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कह लें कि कहीं से जब स्टार्ट किया था ना, सुना था कि नंबर वन, आपकी जरूरत के पैसे नहीं ऐड होने चाहिए, नंबर टू, आपके जो उधार लेके आप चीज करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये दो तीन काम मैंने नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह, उस वजह से ना मुझे टेंशन नहीं है। नीचे बेशक रहे, बेशक साल रहे, वो भी इशू नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर मूव करना चाहिए या नहीं, मतलब मेन जो क्वेश्चन था उसका। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप समझ गए। रेट्स तो ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, बट आपने लेवरेज पे काम नहीं करना, एंड आपने उस पैसे से काम नहीं करना जो आपको शॉर्ट टर्म में फॉरेन से चाहिए हो, पेमेंट करनी है कोई बिल्कुल ये, वैसे ही। क्योंकि फिर आपका जो सुकून है वो खराब होगा और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल प्लान वैसे नहीं ही। कर सकते। तो यहाँ तक तो हमने स्टैब्लिश कर लिया कि ये रूल्स आपने बिल्कुल सही फॉलो किए। कंपनीज डेफिनेटली, अच्छा आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भेज भी दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको एक बार देख लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब जब एवरेज करते हैं किसी कंपनी को, तो एवरेज का एक परसेंटेज होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एफएफसी को एवरेज कर रहा हूँ, तो एफएफसी मुझे एक सर्टेन प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ, या यूबीएल को मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 600 रुपए पे शेयर है, मैं एफएफसी को लेता हूँ। मुझे यहाँ से पहले पहले डिप पे अगर बहुत पैनिक है और 30% आएगा नीचे, 25% आएगा, मैं पहले एवरेज आउट करूंगा। ये नहीं कि उसने लेट्स से 20 रुपए तोड़ दिए मैं उसको जमा करना शुरू कर दूं, उससे क्या होता है कि मेरा कैपिटल जल्दी वॉश आउट होगा। और मेरे परसेंटेज सही क्या, मैं जो एवरेज नीचे बनाना चाह रहा हूँ ना, कम रेट पे वो बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि हो सकता है वो वापस बाउंस कर जाए। मैं तो कैश सारा लगा दूंगा एक पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन उसकी एवरेज की कैलकुलेशन सही नहीं होगी। एंड फिर कितने नंबर ऑफ शेयर ले रहा हूँ। अब जो कंपनीज हैं वो मोस्टली ट्रेडिंग वाली हैं, जिनको हमने जैसे अब गैल है या जीएसएनआई है, वो इतनी अच्छी, बहुत ऐसा नहीं कि उन्हें आप रख के भूल जाओ, उसमें से पैसा डेफिनेटली शिफ्ट करना है। लेकिन ये बात आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि जब जंग हुई थी और जब मार्केट के रेट टूटे थे, और मुझे याद है मैंने ये बात कही भी थी क्लाइंट से, मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी हम स्विचिंग स्वैपिंग शुरू कर देंगे ना, तो अभी तो कोई भी चीज पैर नहीं लगा रही ना, अभी तो अच्छी चीजें भी सब गिर रही है, तो आप पैसा निकाल के लॉस तो रियलाइज कर लेंगे, बट आप जिस कंपनी में शिफ्ट करेंगे अगर उसमें भी अनरियलाइज लॉस हो गया, तो वैल्यू आपकी और कम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, वैल्यू तो आपकी और कम हो जाएगी। तो मार्केट को हम सेटल होने देते हैं, लेकिन हम पैसा डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करेंगे। 5-10% हम निकालेंगे कैपिटल उन कंपनी से जिसमें हमें लगता है कि यहाँ पे पैसा डेड हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ जाएगी। हम वहां से पैसा मूव करके हम फिर उन्हीं कंपनीज में डालेंगे, अगर हम ट्रेड करें जहाँ पे हमारी जो तेज आइटम है। अगर हम लेट से 10% निकलते हैं, हम लॉस भी निकाल लेते हैं, एवरेज को पैसा निकालते हैं, हम 10% में से हम 7% रख देंगे 6% ट्रेड करने के लिए, कि थोड़ा बहुत हम ट्रेड करें, कुछ हम डिफेंसिव सेक्टर्स में। तो वो मैं आपको पोर्टफोलियो ना पूरा गाइड कर दूंगा कि किस किस तरह करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम अभी नहीं करेंगे, हम अभी भी मार्केट को ऑब्जर्व होने देंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं 10% से, लेट्स से, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेवलपमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। वी आर होपिंग अगेन, हम पॉजिटिव की, मैंने तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव की साइड पे ही देखा है। अल्लाह करे पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव ना सोचते हैं ना देखते हैं। बट अगेन एज एन एडवाइजर, नजर हमें हर चीज पे रखनी पड़ती है, कि अगर उल्टा पड़ जाए कोई चीज, तो ऐसा ना हो कि ऑप्टिमिज्म में हमारे क्लाइंट्स मारे जाएं। तो मुझे उसको भी देखना है। तो उस पर मैं आपको ना स्ट्रेटेजी व्हाट्सएप पे भी शेयर कर लूंगा। हम देखते हैं मंडे को मार्केट किस तरह की होती है, वीकेंड्स पे डेवलपमेंट किस तरह होती है, वॉर के बाद हमारी कंपनी री रेटिंग किस तरह की होती है, कि जो हम डिफेंसिव सेक्टर्स को देख रहे हैं क्या वो उतने डिफेंसिव रह गए, लिक्विडिटी हमारी वहां पे स्टे कर रही है। एंड देन हमारी, अगर मिसाल के तौर पे साजगर ने बहुत अच्छी ट्रेडिंग कराई लोगों को, गैल ने बहुत अच्छी ट्रेडिंग कराई, लेकिन क्या आप वो करा रहे हैं? सवाल ये है कि आप टेली करा रहे हैं कि आप सिमेट्री करा रहे हैं। तो जो करा रहा होगा हमने तो पैसा वहीं पे बनाना होगा, हम डेड स्टॉक पे नहीं बैठेंगे। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे आपको गाइड करता रहूंगा। आप मुझे अपना पोर्टफोलियो आज भेज दीजिएगा, मैं ओवर द वीकेंड कल इसको इंशाल्लाह रिव्यू कर लूंगा, और मैं आपसे पूरी स्ट्रैटेजी शेयर कर लूंगा। मैं यूजुअली जो है अभी अपने करंट ब्रोकर के साथ मेरे लिए इजी भी यही है कि मैं व्हाट्सएप पे या कॉल पर उनको बता देता हूँ कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, इस पे आप लगा दीजिए, और बेचनी होती तो मैं बता देता हूँ कि मुझे इस प्राइस पे बेचनी, तो वो डील वो खुद कर लेता है। बट इफ़ आई वांट टू डू दिस माई सेल्फ, आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसका कोई ट्यूटोरियल मिलेगा हमें आपकी टीम की बिल्कुल तरफ से, मिलेगा, कि बेसिक ट्यूटोरियल? बिल्कुल मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा। आपको किस तरह यूज करना है, ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है, सब डिटेल्स हमने बना के रखी हैं।
हम इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक कि ट्रेडिंग पोर्टल हमने हर चीज बना के रखी है, स्टॉक में आपको हर चीज मिलेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, जी राइट? तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। या हम ये करेंगे कि ग्रुप में शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी या आप मुझे नहीं पर्सनली वो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। जब आपका खुल जाएगा अकाउंट तो आपको ऐप यूसेज का सब चीजें मिल जाएंगी। नहीं, वो तो मुझे आपकी टीम का मालूम है। मैं 2021 से, जब आप लोग टेलीग्राम पे होते थे, तो मैं उस वक्त से आप लोगों को देख के मतलब आप लोगों की एडवाइस को फॉलो करके ट्रेड भी प्लेस करता रहा हूँ। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, सुहेल साहब ने उस जमाने में मीजान बैंक 100 रुपए का हुआ करता था। तो उस टाइम पे कहा कि ये जाएगा, इसको खरीद लीजिए। मैंने खरीद लिया और काफी अरसे तक मैंने कहा यार ये इन्होंने बोला है, पता नहीं क्या है। तो इट वर्कड, इट टुक इट्स टाइम बट इट डिड वर्क आउट। तो उसी तरह आप लोग अब मैपल लीफ का कह रहे हैं और दूसरे स्टॉक्स का कह रहे हैं। तो नाउ आई हैव गॉट अ फेथ ऑन इन यू कि यार आप कहते हैं देर सवेर होती है, बट व्हाट यू पिन पॉइंट इट एक्चुअली वर्क। सो दैट इज दूसरे लोगों के लिए मैसेज है जो नए आए हैं, कि मैं पुराना देख रहा हूँ, मुझे मालूम है जो कहते हैं वो देर सवेर होती मर हो जाता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो आईपीओज आ रहे हैं, क्या मुझे उन आईपीओज में जरूर आना चाहिए? जैसे अभी वादत पोल्ट्री का आईपीओ आ रहा है और सितारा का आ रहा है, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ये अच्छी ऑप्शंस होती हैं एज ए इन्वेस्टर? कुछ आईपीओ पिछले दिनों आए थे, उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या इन आईपीओ के बारे में आपकी क्या सजेशन होगी? आईपीओ भरने का एक रुझान भी इससे था कि मैं, बल्कि सोहेल भाई से मैंने बात की थी ये, मैं कहा सोहेल भाई आईपीओ क्यों भरे ना। मैंने कहा सुहेल भाई आप मुझे बताओ कि मैं क्यों आईपीओ भरूं, जब मेरे पास फौजी फर्टिलाइजर इतनी स्टेबल कंपनी इतने सालों से दिख रही है। तो वो कोई नई फर्टिलाइजर कंपनी है, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं पता, अभी मैं क्या पढूं उसके बारे में। मैंने कहा असल में कुछ सालों में हुआ ये था कि आईपीओ जब हमने भरने शुरू किए थे, और एक हिस्ट्री रही भी है कि आपको एक शॉर्ट टर्म ना गेन जल्दी मिल जाता है। 10-15% आपको फौरन मिल गया आईपीओ से भर के। कंपनी क्या करती क्या कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गेन मिल गया और आप उसमें से एक्सेप्ट कर दो, अपने आईपीओ बेच दो। तो लोगों ने वो भरने शुरू कर दिए। तो अगर तो आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, और फिर मैंने जब स्टडी किया तो मुझे नजर आया कि हाँ शॉर्ट टर्म गेन आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रिस्क नहीं करना चाहिए नई कंपनी में, अनटिल वो कंपनी बहुत ही कोई मैग्निफिसेंट हो, कोई कमाल काम करती हो, और उस तरह की कोई और कंपनी ना हो। जैसे भारत पोल्ट्री है, वो अंडों का काम करती है तो बीएफ एग्रो भी कर रही है, लेकिन जिस तरह काम बीएफ एग्रो कर रही है वो उससे डिफरेंट कर रही है भारत पोल्ट्री। तो अब आपको लगता है कि नहीं यार, कंपनी के मार्जिन किस तरह के हैं, इस पर्टिकुलर फूड सेक्टर में और पर्टिकुलर अंडों के सेगमेंट में बीएफ एग्रो से बेहतर कंपनी है, मैं इसको रख, अगर ये कंपनी परफॉर्म, मैं ले रहा हूँ 10% गेन के लिए कि मुझे 10-20% अच्छा गेन मिल जाएगा आईपीओ भरने के बाद। लेकिन अगर मुझे नहीं भी मिलता और मेरे हाथ में कंपनी रह भी जाती है, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे उस कंपनी पे कन्विक्शन है, फिर आप आईपीओ भरें। क्योंकि अगर उल्टा पड़ जाए ना, जैसे अभी अफगानी डेयरीज आया था, उन बेचारों की बैड लक ये हुई कि वो आया तो वो मार्केट का ही प्रेशर था, तो वो आईपीओ क्या ही परफॉर्म करता, क्योंकि मार्केट में तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो वो नीचे आ गया। अब जो फंसे में वो ये वेट कर रहे हैं। अब जो कोई गनी डेयरीज को, बहुत कम लोगों ने उसकी बुक पढ़ के भरा होगा, लोगों ने ये भरा कि हमें गेन मिल जाएगा, हम चले जाएंगे। अब हाथ में जो रह गया तो वो पछतावा आपको ना हो, तो इसलिए हर आईपीओ को नहीं भरना चाहिए। कुछ आईपीओ अच्छे से, मुझे लगता है सर्विस का आईपीओ आ रहा है, वो बेहतर हो सकता है। मैंने अभी उसकी पूरी बुक नहीं पढ़ी, जो उनके टायर का जो आईपीओ आ रहा है ना, तो कुछ आईपीओ होते हैं जो बेहतर होते हैं, कुछ आईपीओ होते हैं जो इतने सॉलिड नहीं होते। तो ज्यादा आईपीओ, हर आईपीओ को नहीं भरना चाहिए मुझे लगता है। कुछ आप भर लें, कुछ छोड़ दें, ताकि जो आईपीओ बनना है वो दूसरी कंपनी में चले जाए जिसमें आपको अच्छा गेन मिल सकता है। सर आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मार्केट प्रीवियस डे पॉजिटिव में क्लोज हुई है, मतलब 170 प्लस गई है, क्लोजिंग भी 170 की है, और आगे मंडे वाले दिन आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई सीज फायर तो ऑलरेडी हो गया है, कोई डील हो जाती है, या अगर सपोज डील नहीं होती है, जिस तरह 50-50 चल रहा है, हो सकता है कि ईरान भी मना कर रहा है कि डायरेक्ट उनकी टॉक नहीं होगी, हो सकता है इसी तरह कंटिन्यू रहे। तो फिर उस सूरत में मार्केट पॉजिटिव में जाएगी या फिर नेगेटिव? जिस तरह वो लो लिमिट 169 की 66 तक जा चुकी है, जो उसकी रेजिस्टेंस थी, इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, जो आपका सवाल है मैं उसको थोड़ा सा देखें। अब जो वीकेंड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे। हमने ये देख लिया कि जी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने मिल लिया पाकिस्तान की डेलीगेशन से। यूएस का डेलीगेशन अगर आता है और टॉक्स होती हैं और ये चीजें रिज्यूम होती हैं, तो मैं एक रोजनामा के एपिसोड में बोल रहा था कि सीज फायर टू द वॉर इज व्हाट साइडवेज इज टू द मार्केट। जिस तरह आपकी मार्केट साइडवेज में तंग करती है ना, तो ये सीज फायर भी इसी तरह है। कोई फैसला नहीं हो रहा, बस चले जा रहा है और ड्रैग कर रहा है। अगर एस्केलेशन होती है और आपका ऑयल स्पाइक करता है तो आपकी मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। डिस्पाइट जिस तरह भी मार्केट हो, आपकी मार्केट प्रेशर तो लेगी।
लेकिन अगर आप ये तो आप दो चीजें देखनी है, डेवलपमेंट्स किस तरह की हो रही है, आपका ऑयल किस तरह रिएक्ट कर रहे हो डेवलपमेंट्स पे। अगर आपका ऑयल एबनॉर्मल रिएक्शन देता है, 100 से ऊपर चला जाता है, 105 से ऊपर चला जाता है, तो आपने एक्सपेक्ट करना है कि आपकी मार्केट प्रेशर लेगी। कितना प्रेशर लेगी वो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूज किस तरह की आ रही है, ऑयल किस तरह रिएक्ट कर रहा है। सेकंड चीज ये है कि अगर तो ये आता है कि डील हो रही है, अगर तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि रुक गई है वॉर और डील मटेरियलाइज हो रही है, तो मार्केट एक अपर कैप अपर होल्ड लगा देगी कि सब चीजें सॉर्ट हो गई हैं। लेकिन अगर ये सीज फायर की चलती रही बैक एंड फोर्थ, तो मार्केट कुछ टाइम इस रेंज में ही ट्रेड करेगी। लेट्स से अगर प्रेशर आएगा 165 तक आ जाएगी, ये जो 165 से 175 के 10,000 पॉइंट्स है ना, इसके बीच में घूमती रहेगी। अगर थोड़ा सा प्रेशर लेगी, करेक्शन लेगी, लेट्स से 167 तक आई, फिर यहाँ से 170 पे गई, बहुत प्रेशर आया 165 तक सस्टेन किया, बहुत अच्छी खबर आई 175 तक गई, अनटिल कोई चीज मटीरियलाइज हो। अगर नहीं होती तो इस रेंज में मार्केट चलेगी। अच्छा सर, एक चीज और है कि जिस तरह अगर सपोज ये सिचुएशन चलती है, तो मार्केट 175 पे गई थी, तो मुझसे मिस्टेक हुई कि मैं उस टाइम सेल आउट नहीं कर सकता। तो जिस तरह सर कहते हैं कि फैसले में वो थोड़ा डिले हो गया, तो खैर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अभी ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट की सिचुएशन ये रहती है 5,000 7,000 प्लस माइनस होते रहते हैं, तो इसमें स्ट्रेटजी फिर यही होनी चाहिए कि लो पे आए परचेज करें, हाई पे जा रहे हैं सेल कर दें जितनी देर सीज फायर की कंफर्मेशन नहीं आ जाती। बिल्कुल, और क्वांटिटी कम रखें, बिल्कुल ये होना चाहिए, और क्वांटिटी कम रखें, और बहुत सेलेक्टिव कंपनीज में काम करें। जैसे अगर हम ग्रुप पे कॉल नहीं दे रहे या कोई बहुत सेलेक्ट करके कंपनीज दे रहे हैं, उन्हीं में काम करें, और अपने कैपिटल में ज्यादा कैश में हाथ देखिए। अगर आपको बहुत, मैं कहता हूँ कि ओवर द वीकेंड हमने तो ये चीज देखी ना, वीकेंड पे डेवलपमेंट होती है, वीकडे में तो कुछ आ नहीं रहा होता, अनटिल के जंग बंदी की खबर आ जाए, मार्केट के हाथ हाथ से कुछ नहीं निकलेगा। अब अगर एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, तो आपने जिन कंपनीज, लेट्स से मेपल लीफ समिट है, कुछ सिक्लिकल है, साजियो है, उसी रेंज में लो लेवल पे हमने बाय किया, और अपर साइड पे जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे बेच दिया विद स्मॉल क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, और कोशिश करनी है कि थोड़ा कैश हम अपने हाथ में रखें। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो अ, अमेरिका और ईरान की वार है, इस डिक्लाइन के बाद आप जो है मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये नंबर वन। नंबर टू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके एनालिसिस के मुताबिक जो है फ्राइडे को मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गई और फिर जो है रेजिस्टेंस कर गई, उसके बाद 250 पॉइंट 2,500 पॉइंट जो है प्लस भी हुई। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी हमने हासिल किया। और अब जो है अब मैंने 50,000 से शुरू किया था, तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2,25,000 26,000 के करीब पहुंच चुका हूँ। अब मैं ये चाह रहा था कि आप इस वार के बाद मार्केट को और अब जो है मंडे को आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर तो वीकेंड्स पे डेवलपमेंट बेहतर होती हैं, और ऑयल आपका नीचे रहता है, तो मार्केट उसी रेंज में रहेगी, मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस हो जाएगी, मार्केट 500 पॉइंट नेगेटिव हो जाएगी, वॉल्यूम्स थोड़े श्रिंक रहेंगे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आएंगे अनटिल कॉन्फिडेंस बहाल हो। कॉन्फिडेंस बहाल जी होगा तभी हम वॉल्यूम्स को भी बहाल होते हुए देखेंगे, तभी हम मार्केट की एक्टिविटी भी ज्यादा देखेंगे। जो आपकी कंपनीज फंसी हैं, वो चलेंगी भी तब जब उसमें ज्यादा लोग काम करेंगे। अभी लोग काम करने से प्रेफर नहीं करें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना कि वो कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठता है। जब एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, क्या होगा, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डीएस्केलेशन पे बेट करेंगे। लोगों को लग रहा है जंग हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, हर कोई अपने एनालिसिस कर रहा होता है, तो वो पैसा नहीं इंजेक्ट करते। तो अगर तो डेवलपमेंट कोई नेगेटिव नहीं होती, तो मार्केट अपनी उसी 175 के रेजिस्टेंस को मार्केट फेस करेगी। अगर बहुत अच्छी खबर आ जाती है, तो उसको तोड़ेगी भी। लेकिन अगर कोई खबर नहीं आती, तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड होती रहेगी अनटिल कुछ मटेरियलाइज हो।